हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3 विच इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, कम टाइम में पूरा डिटेल तरीके से समझाने वाले, समझ रहे ना। अच्छा देखो भाई, तुमने फर्स्ट चैप्टर में समझा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, दूसरे में समझा कि डाटा को हम प्राइमरी सोर्सेज से सेकेंडरी सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, सैम्पलिंग वगैरह क्या होती है। तीसरे में पढ़ोगे तो जो तुमने प्राइमरी या फिर सेकेंडरी सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किया है ना, वो तुम इस तरीके से लगा लो, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर लो कि तुम्हें पता चल जाए कि भाई डाटा है किस चीज का, मतलब क्लियर तरीके से लगा लो। ठीक है, उस चीज को हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कहते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या होता है, मान लो आपका एक बुक शेल्फ है और आपके बुक शेल्फ में अलग अलग टाइप की किताबें पड़ी हुई है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन वगैरह वगैरह सबकी बुक्स रखी हुई है। अब कोई किताब कहीं है, कोई किताब कहीं है, तो ऐसे तो आपको बैक चेक करते वक्त अपना बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो आप क्या करते हो, एक जगह पर हिंदी लगा देते हो, एक जगह पर अकाउंट्स की, एक जगह आप इंग्लिश की लगा देते हो, एक जगह आप फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ऐसे अलग अलग करके मतलब क्रम में लगा देते हो। तो आपको क्या होता है कि अच्छा फर्स्ट पीरियड अकाउंट्स का, अकाउंट्स की बुक निकाली, सेकंड पीरियड बिजनेस का, तो बिजनेस की बुक निकाल ली। तो क्लासिफाई करने से हमारा काम आसान हो जाता है। तो ऐसे ही जो आपने डाटा कलेक्ट किया था ना सेकंड चैप्टर में, उसको आप क्लासिफाई कर दो, ऑर्गेनाइज कर दो, जिससे कि हमें चीजें आसानी से समझ में भी आ जाए कि किस चीज का डाटा है और हमें मिल भी जाए, उसको हम ढूंढे तो आराम से मिल भी जाए। तो उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। समझ गए। अब यहाँ पे देखो, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मान लो किसी भी चीज में कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, उसके हिसाब से आप चीजों को अरेंज करो डाटा को। ठीक है, तो उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक देखो क्लासिफिकेशन के, क्लासिफिकेशन एक तो कॉमन चीजों के ऊपर होते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जिसको हम होमोजेनिटी कहते हैं। मान लो जैसे आपने एक जगह इंग्लिश की बुक लगाई, इंग्लिश की बुक क्यों लगाई, क्योंकि वो इंग्लिश की लैंग्वेज में है, वो आपको इंग्लिश की लैंग्वेज सिखाते हैं, तो उसमें वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इसलिए आपने इंग्लिश की सारी किताबें वहां रख दी, तो वो होमोजिनिटी होती है। नेक्स्ट होता है सूटेबिलिटी, हमारी खुद की सूटेबिलिटी के लिए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना है, हम क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्लैरिटी, क्लासिफिकेशन करने से हमें क्लैरिटी शो होती है। अगला फ्लेक्सिबिलिटी, हम बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से अपनी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, और डाइवर्सिफिकेशन की बहुत सारी डाइवर्सिटी चॉइस वगैरह मिल जाती है क्लासिफिकेशन करने के बाद। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कितने टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है। टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन देखो, पहली है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऐसी क्लासिफिकेशन जैसे वैसे इनको तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, साथ ही साथ कोई ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें आपको ईयर दिख जाए, क्वार्टर्स दिख जाए। क्वार्टर्स जो होते हैं वो 3-3 महीने के होते हैं, ठीक है, जैसे कि जैन, फेब, मार्च, इस तरीके से। और उसके बाद मंथ्स दिख जाए, वीक्स दिख जाए, तो ये जो टाइम का हिसाब होता है ना, उसको हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि आपको ईयर दिख रहा है और पॉपुलेशन दिख रहा है, तो आपको दिख गया कि ईयर आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखो, ज्योग्राफिकल या फिर स्पैटियल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई भी जगह दिख जाए, लोकेशन दिख जाए, प्लेस दिख जाए, जैसे कि कंट्री, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एक्सेट्रा, वो होते हैं ज्योग्राफिकल या फिर स्पैटियल क्लासिफिकेशन। जैसे कि इसमें आपको कंट्री दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, कि जैसे कि मान लो आपको जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लिटरेसी, मतलब जो कि न्यूमेरिकल की साइड से नहीं है, अगर वो चीज हो जाए तो वो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होती है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, अगर कोई ऐसी चीज है जो कि आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, लाइक आपकी हाइट, एज, वेट, इनकम, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो वो आपका क्वांटिटेटिव बन जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखो इनकम ग्रुप। ठीक है, अगली और लास्ट है कंडीशनल क्लासिफिकेशन, मतलब किसी इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर रखी है जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, वो होती है कंडीशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जैसे देखो रॉ डाटा क्या होता है, कि कोई भी बहुत सारा डाटा जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, हमने उसमें जरा सी भी छेड़खानी नहीं की, उसको हम रॉ डाटा कहते हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारा डेटा निकाल सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, और देखो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कोई ऐसी चीज होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम मेजर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, मतलब दोबारा देख लो, यहाँ पर वेरिएबल जो है वो आपके मेजर भी हो सकते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो चेंज भी हो सकती है। इतना समझ में आया। अब दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल और एक कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल्स कौन से होते हैं,
जिसको आप फ्रैक्शंस में या फिर डेसिमल्स में चेंज नहीं कर सकते, या फिर किसी भी छोटे अमाउंट में इसको गिरा नहीं सकते, ब्रोक नहीं कर सकते। ये फाइनाइट है, एग्जैक्ट है, जैसे कि 2, 4, 10, 15, 20 ये फाइनाइट है, और ये जो है एग्जैक्ट है। आप इसको ना तो फ्रैक्शन में चेंज कर सकते ना डेसिमल में, ठीक है। जैसे कि एक क्लास में 2.2 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन 2/4 स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, है ना। तो इसलिए ये होती है डिस्क्रीट वेरिएबल्स। और कंटिन्यूस वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जिसको हम फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं, डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं, इसको हम और भी ज्यादा तोड़ सकते हैं। लाइक आप देख सकते हो वेजेस जो होती है फैक्ट्री में, जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी जो वेजेस हैं वो 34.80 रुपीज भी हो सकती हैं, ठीक है। वो हाइट भी आप देख सकते हो, हाइट जो है वो 4 इंच टू 4 फुट 4 फुट 2 इंच भी हो सकती है। तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं जो कि फ्रैक्शंस में एंड डेसिमल्स में चेंज हो सकते हैं, ये एग्जैक्ट या फिर फाइनाइट नहीं हो सकते। अब मैं आपको सिखाती हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक पहले मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखाती हूँ, कुछ चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखाऊंगी, उसके बाद बस इसी डेफिनेशन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने आपको एक टेबल दिखा रखा है, इस टेबल में आपको हाइट दी हुई है जो कि इंचेस में है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये जो आप हाइट दिख रहा है और ये जो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिख रहा है, इसको हम वेरिएबल या फिर वेरिएबल, इन दोनों चीजों को, हाइट को भी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था ना कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है जो मेजर भी हो सकता है और जिसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है। अब ये देखो, ये मेजर भी हो सकता है और इनकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है, तो ये वेरिएबल हो जाता है, समझ गए। तो ये होता है वेरिएबल। अब यहाँ पर देखो मैंने कुछ डेटा यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, जैसे कि ये जो आपको ऊपर देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में मैंने यहाँ पर एफ लिख रखा है। एफ का क्या मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पर देखो 56 से लेकर 58 हाइट जो है उसके बीच में 12 स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये जो 12 है, 16 है, 15 है, 4 और 10 है, इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और ये 12, 16, 15, 4 और 10, इनको अगर मैं सबको प्लस कर दूं और इसकी टोटल निकाल दूं, टोटल बनता है 57, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये जो मैंने फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है यहाँ पर कि इतनी हाइट में इतने बच्चे हैं, इतनी हाइट में इतने बच्चे हैं, इतनी हाइट में इतने बच्चे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लो मैंने, अब ये देखो इस चीज, ये जो आपको दिख रही है ना, ये चीज, ये चीज, ये चीज, मतलब ये जो आपको हाइट दिख रही है, इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, इन चीजों को हम बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं, क्लास, ठीक है। अब ये आप कोई भी क्लास ले लो, जैसे कि यहाँ पर अभी पहली क्लास ली हुई है मैंने 56 और 58, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहली क्लास ली 56 और 58, तो ये जो 56 है, ये जो छोटा नंबर है 58 से, ये 56 होती है लोअर लिमिट। क्या बोलोगे आप इसको, इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 56। और 58 जो है वो क्या होती है, अपर लिमिट, ठीक है। अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको एक क्लास ले लो, एक क्लास मैंने ले ली 62 से लेकर 64 तक, ठीक है। ये मैंने क्लास ले ली। अब इस क्लास का आप मिड पॉइंट निकालो, तो आप कैसे करोगे, जो मिड पॉइंट होता है उसका क्या फॉर्मूला, देखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बताया हुआ है कि L2 प्लस L1 अपॉन 2, ठीक है। L2 क्या होती है, अपर लिमिट, नेक्स्ट होती L1 होती है लोअर लिमिट, उसको आप प्लस करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है। तो अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर क्लास कौन सी ली थी मैंने, 62 से 64, तो इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, तो जो आंसर है यानी कि 63, वो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो आपने ये क्लास ली थी 56 और 58 वाली क्लास ले लिया आपने इस टेबल में से, ये देखो पहली क्लास ले ली। अब अगर आपको बोला जाए कि आप इसका क्लास इंटरवल बताओ कितना है, क्लास इंटरवल क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है, जैसे कि ये 56 और 58 है, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, आप बोल दोगे 2 का, कैसे पता चलेगा, तो आपको लोअर अपर लिमिट में से माइनस करना होता है लोअर लिमिट, यानी कि L2 माइनस L1, तभी तो क्लास इंटरवल निकलेगा। तो आंसर कितना है, 2, तो वो होता है क्लास इंटरवल। तो ये जो मैंने आपको बताया, क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसीज, इन सब चीजों से मिलकर बना है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये आपके हो गए वेरिएबल, ये हो गई क्लास, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बस इन्हीं की डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर देखो
ऊपर से देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉम्प्रिहेंसिव वे है ताकि आप रो डाटा को क्वालिटेटिव वेरिएबल में लेके आओ। तो इस तरीके से मिड पॉइंट के बारे में बताया हुआ है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया हुआ है, क्लास फ्रीक्वेंसी बताई हुई है, क्लास इंटरवल जिसको हम क्लास विड्थ भी बोलते हैं वो भी बताई हुई है, इसका फॉर्मूला, क्लास लिमिट्स बताई हुई है। एक जो चीज मैंने अभी तक आपको नहीं बताई वो सुन लो अब यहाँ पर। ये देखो सबसे पहले एक चीज होती है एक्सक्लूसिव मेथड और एक चीज होती है इंक्लूसिव मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या चीज होती है वो देखो। जैसे कि एक्सक्लूसिव मेथड देखो, सबसे पहले 0 से लेकर 10 तक और 10 से लेकर 20 तक यहाँ पर दो क्लास आपको दे रखी है, 0 से लेकर 10 तक और 10 से लेकर 20 तक। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है एक्सक्लूसिव मेथड में, इट इज फॉर्म्ड इन सच अ वे दैट अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी कि जो पहली क्लास है ये वाली, इसकी जो अपर क्लास लिमिट है यानी कि 10, वो इक्वल टू द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, यानी कि नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है ये वाली और ये वाली इक्वल है, ऑब्वियसली इक्वल है। यानी कि 0 से लेकर 10 ये पहली क्लास हो गई और 10 से लेकर 20 दूसरी क्लास हो गई। तो जो पहली क्लास की अपर लिमिट होती है और जो दूसरी क्लास की लोअर लिमिट होती है वो दोनों सेम होती है, इसको हम एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं। अब ये ध्यान रखना कि एक्सक्लूसिव मेथड में यहाँ पर ये जो आपको क्लास नंबर 1 दे रखी है ना, इसमें अब मैं आपसे पूछू कि बताओ भाई इसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे, तो आप इसको देख के बता दोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप ऐसे बोलो क्योंकि यहाँ पर 10 भी लिखा हुआ है। अब मैं आप बोलूंगी आपसे कि बताओ इस क्लास में कितने के नंबर्स आएंगे, आप बोलोगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे ही बोलोगे। तो मैं आपको कहूंगी कि 10 तो आपने इसमें भी इंक्लूड कर लिया और 10 आपने इसमें भी इंक्लूड कर लिया, तो दो बार 10 कैसे आ सकता है, ऐसे तो नंबर में काउंटिंग में दिक्कत हो जाएगी, फ्रीक्वेंसीज में दिक्कत हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पर समझने वाली है कि एक्सक्लूसिव मेथड में फर्स्ट जो आप ये क्लास देख रहे हो ना, यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक इंक्लूड होगा और यहाँ पर अगली क्लास में 10 से लेकर 19 तक इंक्लूड होगा। ये जो लास्ट लिमिट होती है ना अपर लिमिट, वो इंक्लूड नहीं होती एक्सक्लूसिव मेथड में, तभी इसका नाम एक्सक्लूसिव मेथड होता है कि अपर लिमिट इसमें से एक्सक्लूड होती है। इतना समझ में आया। अब इंक्लूसिव मेथड देखो, इंक्लूसिव मेथड में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इट डज नॉट एक्सक्लूड द अपर क्लास लिमिट। ठीक है, कि ये अपर क्लास लिमिट को एक्सक्लूड नहीं करती, इसी के अंदर होती है। जैसे कि यहाँ पर दोनों क्लास देखो 0 से 9 और 10 से लेकर 19। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर फर्स्ट क्लास में बताओ कितने काउंटिंग आएगी, तो आप बोलोगे 0 से लेकर 9 तक आएंगी और यहाँ पर कितने बोलोगे 10 से लेकर 19 तक आएंगी। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर अपर क्लास लिमिट जो है वो एक्सक्लूड नहीं होती, तो इसलिए इंक्लूसिव मेथड होता है। ठीक है, अभी मैं इसके आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी और इसके अंदर और कुछ है नहीं, बस अब आपको दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, उसके बीच में मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ, बहुत इजी है। यूनिवायरेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें आपको एक सिंगल वेरिएबल देखने को मिले, जैसे कि सिर्फ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स देखने को मिले। और बायवायरेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें आपको दो वेरिएबल्स देखने को मिले, जैसे कि हाइट और वेट ऑफ द स्टूडेंट्स दे रखा है, दो वेरिएबल दे रखे हैं, और बीच में देखो इसको हम वन वे फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं और बायवायरेट को टू वे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इतना समझ में? ओके, अब हम देखते हैं एक लास्ट चीज बची हुई है सीरीज, उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी मैं आपको। ठीक है, सीरीज बोलो या फिर सीरिएशन क्या होता है, बेसिकली आपने मैथ्स में देखा होगा, अपना मैथ्स में काफी सारी सीरीज आपको गिवन होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो मैं एक सीरीज लिख देती हूँ, फोर, एक सेकेंड पेन चेंज कर देती हूँ। हाँ देखो मैं सीरीज लिखती हूँ, एक सीरीज 4 8 12 16 20, तो ये सीरीज हो गई। कैसे सीरीज हो गई, क्यों? क्योंकि एक लॉजिकल तरीके से, लॉजिकल मतलब जो समझ में आ रही है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा इन सबके बीच में 4 का गैप है, +4 है। ठीक है, तो ये जो है एक लॉजिकल तरीके से और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया हुआ है आइटम्स का एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, सीक्वेंस में, तो इसको हम सीरीज कहते हैं। ठीक है, अब जैसे वेरिएबल के मैंने आपको दो टाइप्स पढ़ाए थे, एक डिस्क्रीट वेरिएबल और एक कंटिन्यूस वेरिएबल, वैसे ही ये सीरीज भी दो टाइप की होती है, तो उसी हिसाब से सीरीज भी होती है। अब यहाँ पर देखो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पे दो टाइप की सीरीज होती है, एक इंडिविजुअल सीरीज और एक फ्रीक्वेंसी सीरीज। कौन कौन सी होती है? इंडिविजुअल सीरीज और एक फ्रीक्वेंसी सीरीज कंस्ट्रक्शन के आधार पे। और फ्रीक्वेंसी सीरीज के भी दो पार्ट्स हैं, डिस्क्रीट सीरीज और एक कंटिन्यूअस सीरीज, ये इसके ऑल्टरनेटिव नाम है। ठीक है, तो वही सारी चीजें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो हाँ
ओके सो दोबारा से देख लो, कंस्ट्रक्शन के आधार पे इंडिविजुअल सीरीज होती है और फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है। फ्रीक्वेंसी सीरीज भी दो टाइप की होती है, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इतना समझ में है। अब यहाँ पर देखो, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टर भी होती है। तीन टाइप की सीरीज, टाइम सीरीज, स्पेटियल सीरीज और कंडीशनल सीरीज। टाइम सीरीज मतलब जिसमें ईयर, मंथ, वीकडेज आ जाए, और स्पेटियल सीरीज में जैसे कंट्री, सिटी, टाउन, विलेजेस, कॉलोनीज आ जाए, और कंडीशनल सीरीज में जैसे कि हाइट, एज, वेट, इनकम आ जाए। तो ये वाली सीरीज तो बहुत इजी है, मैंने आपको पढ़ाई थी। ऊपर वाली पढ़ा देती हूँ कि इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं जिसमें आइटम्स को सिंगल तरीके से लिस्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हो, अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेली वेजेस के बारे में बताया हुआ है, सिंगल आइटम लिस्ट किया हुआ है, तो इसको हम इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। और इंडिविजुअल सीरीज में एक चीज और आपको ध्यान रखने वाली है कि डाटा जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, और उस अरेंजमेंट को, कि असेंडिंग डिसेंडिंग के अरेंजमेंट को हम अरे बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कुछ वर्कर्स हैं, जैसे कि 6 वर्कर्स हैं, उनकी डेली वेजेस इतनी बता रखी है, तो ये होती है इंडिविजुअल सीरीज जिसमें एक सिंगल आइटम आपको लिस्ट किया जाता है, यानी कि डेली वेजेस। ठीक है, अब कोई और भी चीज हो सकती है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज जो होती है आपकी, वो दो टाइप की होती है, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। तो वही पढ़नी है। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिसको हम फ्रैक्शंस में या फिर डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट और फाइनाइट होती है, उसको हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइज ऑफ हाउस होल्ड और नंबर ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, और भी देखो इसके अंदर क्या बोला गया है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है, और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी अरे अरे में होता है ये, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती है। ठीक है, जैसे कि साइज ऑफ हाउस होल्ड दिया हुआ है और नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिया हुआ है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज हो जाती है। और कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है कि ये इनफाइनाइट ग्रेजुएशंस में हम इसको तोड़ सकते हैं, हाइट, वेट, इनकम जैसे कि, और ये फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में भी चेंज हो सकती है, इसको हम कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर और कुछ नहीं बोला गया, जैसे कि आपको मार्क्स दिए हुए हैं। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ा है उसके अंदर भी आपको ऐसी क्लासेस दे रखी थी है, और कंटिन्यूअस सीरीज बोलो वो भी एक ही बात है। तो मार्क्स और फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे दी हुई है, तो ये इसको आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या फिर कंटिन्यूअस सीरीज बोलो, एक ही बात है। समझ गए ना। अब हम दो चार न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ताकि अगर इस चैप्टर में से कुछ न्यूमेरिकल्स आए तो हम आराम से कर सके। ठीक है, चालू करें। ओके, तो जैसे ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर में से, आपको 25 स्टूडेंट्स की एज दे रखी है, वो क्लास 11th में, तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, वो कैसे बनाओगे? तो देखो यहाँ पर मुझे दिख रही है एजेस, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 भी है। हाँ, एक 19 है, तो मैं लिख लेती हूँ 15, 16, 17, 18 और 19 लिख ली। अब मैं इसके टेली बार बनाऊंगी कि 15 कितनी बार है। पहले मैं लिख लेती हूँ 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार, तो लिख देती हूँ। टेली बार बनाती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब 16 लिख लेती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है ये, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब 17 को देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 18 को देखते हैं, 1, 2, 3, तो 3 यहाँ पर है। ठीक है, और 19 जो है वो एक ही है, 19 साल का बच्चा एक ही है 11th में। ठीक है, तो अब इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दो, मतलब जितने टेलीबार बनाए हुए यहाँ पे 7 लिखो, यहाँ पे 9, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल हो गया। और आप यहाँ पर टोटल भी लिख सकते हो कि टोटल कितना बना, टोटल बना इसका 25 ही हो गया, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में भी था। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आए तो ऐसे बनाना है। अब देखो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं कि प्रिपेयर मोर और लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल। तो आप सोचोगे ये तो पढ़ाया नहीं, इसमें हमें क्या करना है, लेकिन आप टेंशन मतलब, मैं आपको पढ़ाऊंगी फुल न्यूमेरिकल्स, मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है मोर और लेस देन। ठीक है, वो कैसे बनाओगे? जैसे मान लो आपको यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, और टोटल आपको गिवन है। ठीक है, अब आप मोर देन और लेस देन कैसे बनाओगे? सबसे पहले लेस देन फ्रीक्वेंसी कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पर इसको देखो, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 टू 40, 40 टू 50 एंड 50 टू 60। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिख दो लेस देन 10, क्योंकि सबसे पहली क्लास क्या है, 0 से लेकर 10, तो आप लिखोगे लेस देन 10, फिर लेस देन 20 और लेस देन 60 तक लिखोगे, क्योंकि लास्ट नंबर 60 है, तो लेस देन 60 तक कर दिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि
यहाँ पर ये चीज नोट कर लो, 2, 5, 10, 12, 17 एंड 4, ठीक है। तो लेस देन 10 कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, ठीक है। लेस देन 10 जो है कितने स्टूडेंट्स है? 2 स्टूडेंट्स है। लेस देन 20 कितने हैं? लेस देन 20 कैसे निकालोगे आप? अब आप ये देखो, 10 से लेकर 20 तो 5 है ही, लेकिन ये पहली यूनिट भी तो 20 से कम है ना, तो आप क्या करोगे? 2 + 5 कर दोगे, क्योंकि इन्होंने क्या बोला? लेस देन 20। अब आपसे नेक्स्ट पूछेंगे लेस देन 30 कितने हैं, तो आप इन तीनों नंबर को ऐड करोगे, यानी कि 10 + 5 + 2। अब आपसे पूछेंगे लेस देन 40 कितने हैं, तो आप बोलोगे 12 + 10 + 5 + 2। लेस देन 50 बताओ, तो 17 + 10 + 12 + 10 + 5 + 2। और लेस देन 60 कितने हो जाएंगे? इन सभी को ऐड करोगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर आपको करके बताइए। तो इस तरीके से आपका लेस देन फ्रीक्वेंसी का जो टेबल है, डायग्राम है, वो बन जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था वैसे ही हमें मोर देन फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, बस इसमें स्लाइड चेंज है। क्या चेंज है वो देखो। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर ये जो आपको मार्क्स दिख रहे हैं ना, ये जो आपको क्लासेस दिख रही है, इन क्लासेस के आप लोअर लिमिट को देखो। लोअर लिमिट क्या है? 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि इन लोअर लिमिट का डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। यानी कि मोर देन 50, फिर मोर देन 40, 30, 20, 10, 0, इस तरीके से इतना लिख दिया। अब यहाँ पर आप मोर देन 50 में कितने नंबर लिखोगे? देखो यहाँ पर देखो, मोर देन 50 में 4 आएगा, क्योंकि 50 से 60 मार्क्स के बीच में 4 बच्चे हैं। तो यहाँ पर कितने बोला कि मोर देन 50 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? तो आप लिखोगे 4 बच्चों के। फिर आता है मोर देन 40 जो मार्क्स है वो कितने बच्चों के हैं? तो आप देखोगे मोर देन 40 तो 17 भी है और 4 भी है, तो आप 17 + 4 को ऐड कर दोगे। फिर क्वेश्चन आएगा कि मोर देन 30 कितने हैं? तो आप 12 + 17 + 4 करोगे। फिर आएगा कि मोर देन 20 कितने हैं? फिर ये 4 ऐड करोगे। मोर देन 10 कितने? ये 5 ऐड करोगे। और मोर देन 0 कितने? ये सारे ऐड कर दोगे। तो इस तरीके से आपको मोर देन बनाना है। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, मोर देन 50 में 4, मोर देन 40 में 21, मोर देन 30 में 33, मोर देन 20 में 43, मोर देन 10 में 48 एंड मोर देन 0 में 50। तो यहाँ पर मैंने ऐड भी करके दिखाया हुआ आपको कि कैसे कैसे आपको ऐड करना है। बस इसमें इतना ही करना है। मोर देन में याद रखना कि लोअर लिमिट जो होंगी आपकी उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तब ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन होना बहुत मुश्किल है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको आपको लगाना ही लगाना, ठीक है। और लेस देन का भी मैंने आपको बता दिया कि लेस देन आपको कैसे करना है। ये 2 ही मेन क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, कि इस टाइप के चैप्टर्स के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है और मेरे समझाने का तरीका काफी अच्छा लगा होगा। ये नोट्स चाहिए आपको तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।